हेलो बच्चा पार्टी, नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे। क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो फटाफट से आप सभी लोग एक बार सेशन के साथ जुड़ जाएंगे और हम आज बहुत ही अच्छा वाला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। तो जल्दी जल्दी से एक बार सेशन के साथ जुड़ जाओ और आप लोग मुझे बताएंगे क्या मेरी आवाज आप लोगों के साथ के पास अच्छे से आ रही है कि नहीं आ रही। रोहित, श्याम, वैशु, शिखा, कुसुमांजलि, ओके, राजीव, गुलाब, सृष्टि, अभिनव, दिव्यांशी, आरोही, ओके, लवली। हेलो 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 बेटा जी, क्या हाल चाल है आप लोगों के। ठीक है भाई, तो चलिए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। और आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ना तो गद्य पढ़ेंगे, ना हम पद्य पढ़ेंगे, ना हम व्याकरण करने वाले हैं। तो आप मुझे बताओ हम क्या पढ़ने वाले हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बताओ बताओ जल्दी से बताओ। आज ना तो मैडम आपको व्याकरण पढ़ाएंगी, ना मेरा मन है गद्य पढ़ाने का, ना मेरा मन है पद्य पढ़ाने का। मैं क्या पढ़ाऊं बताओ। एकांकी, एक बच्चे ने सिर्फ आंसर करा है, बाकी दीपदान। दीपदान तो मुझे भी पता है, मुझे पता है तुम लोग यहां से देखकर दीपदान, दीपदान तो क्या दीपदान। वेरी गुड। आपको पता होना चाहिए ना कि आपके सिलेबस में है क्या क्या। भाई अगर गद्य नहीं है तो पद्य नहीं है तो फिर क्या है। तो मैडम जी आज पढ़ाने जा रही हैं आपको एकांकी। अब आप में से मुझे बच्चे बताएंगे कि एकांकी का मतलब क्या होता है। एकांकी बताओ, एकांकी का मतलब क्या होता है। आज तुमसे मैं पूछूंगी फिर मैं जवाब दूंगी, बताओ जल्दी से। एकांकी क्या होता है। एक शब्द में लिखना। अरे वाह, एक शब्द में अगर मैं लिख दूं तब तो चैप्टर ही खत्म। खत्म चैप्टर, एकांकी खत्म। मैं सिर्फ एकांकी लिखूंगी तो ही चैप्टर खत्म। नाटक, कुछ बच्चे कह रहे हैं सॉन्ग। एक कुछ कुछ बच्चों का सही से उत्तर आ रहा है। हाँ देखो, एकांकी मतलब एक अंक, एक हिस्सा। किसका एक हिस्सा। अगर आप इसको तोड़ोगे तो इसमें एक संधि विच्छेद होगा, एक जमा अंक। और एक अंक, अंक का मतलब होता है हिस्सा, पार्ट, भाग। तो किसका एक भाग, किसका एक भाग पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। कहानी का, उपन्यास का नहीं, हम लोग नाटक का एक भाग। ऐसे तो वो नाटक बहुत बड़ा भी हो सकता है, छोटा हो सकता है, बट उसका हम एक छोटा सा पोर्शन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे तो नाटक बहुत बड़े बड़े होते हैं। जैसे अगर आप जयशंकर प्रसाद जी का चंद्रगुप्त पढ़ो, स्कंदगुप्त पढ़ो, है ना, तो ये सभी नाटक जो है, या ध्रुव स्वामिनी है, बड़े बड़े नाटक है। अब इनमें से अगर कुछ छोटा सा पोर्शन आपके सिलेबस में आ जाए, है ना, कोई एक हिस्सा आ जाए, फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझिएगा, हालांकि वो नाटक नहीं है, वो एक महाकाव्य है, मैं बस आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। मान लो आप रामायण पूरा महाकाव्य है और उसमें से केवल जब सुंदर कांड पढ़ते हैं, एक ही कांड पढ़ते हैं ना, सुंदर कांड, या फिर आपको नाटक के जरिए सिर्फ ये बताया जाए कि सीता जी का हरण रावण ने कैसे किया था, ठीक है, उसी तरीके से नाटक का भी जब कोई एक हिस्सा आपको पढ़ाया जाता है या दर्शाया जाता है, उसी को हम एकांकी कहते हैं। ठीक है बेटा, तो सभी को पहले तो ये बताओ, पता चल गया कि एकांकी का मतलब क्या होता है। हाँ बिल्कुल, नाटक का एक अंक, एक हिस्सा, एक भाग। आप ये बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, नाटक का एक अंक अर्थात एक हिस्सा, एक भाग। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े,
चलो भाई। तो आज हम ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हम कवि परिचय पढ़ेंगे। देखो इस चैप्टर से सच्ची बताऊं आपके एग्जाम में आता क्या है बताती हूँ। चैप्टर करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स भी देखेंगे। अब आपके सिलेबस में लास्ट में जैसे आप देखेंगे पहले 20 नंबर के आपके एमसीक्यूज आ जाते हैं, फिर उसके बाद आपका रेखांकित गद्य पद्य आ जाता है, ठीक है, फिर आपका संस्कृत वाला अनुवाद वाला आ जाता है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपका एकांकी से क्वेश्चन आता है अथवा करके, ठीक है, वो 2 क्वेश्चन दे देगा अथवा करके, या तो वो आपसे लक्ष्मी का जीवन लक्ष्मी एकांकी का आपसे पूछेगा कि इसका सार बता दीजिए, संक्षेप बता दीजिए, या समीक्षा कर दीजिए, या फिर किसी भी उस पाठ का, जैसे फॉर एग्जांपल दीपदान है तो दीपदान के अंदर धाय माँ का आपसे क्या कर ले, चरित्र पूछ ले, ठीक है, तो चरित्र चित्रण भी पूछ सकता है, ठीक है, ये सब हम लोग एकांकी में पढ़ने वाले हैं। तो सिर्फ इसी तरह का क्वेश्चन आता है, इसका जीवन परिचय और इससे अदर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है, सिर्फ इसी तरह का प्रश्न बनता है। तो हमें इसके लिए क्या आना चाहिए, क्या क्या पता होना चाहिए। देखो एकांकी तो ऐसे बहुत बड़ी चीज पार्ट होती है, लेकिन हमें क्या क्या पढ़ना है, जितना हमारे सिलेबस में जरूरी हम उतना ही पढ़ेंगे। हम सबसे पहले जानेंगे कि राइटर कौन है, ठीक है, दूसरा एकांकी का संक्षेप में जो नाटक चल रहा है वो जानेंगे, ठीक है, संक्षेप में उसका एकदम एक बार उसका कला वस्तु जानेंगे कि भाई उसके अंदर कहानी क्या क्या चल रही है, नाटक क्या क्या चल रहा है, संक्षेप में जान लिया। फिर तीसरा उसका जानेंगे उसके अंदर जो जो मुख्य पात्र हैं उनका चरित्र चित्रण, यानी कोई आप मूवी देख रहे हैं तो उसके अंदर जितने भी कैरेक्टर्स आ रहे हैं उन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आपने कोई मूवी देखी, जैसे 3 इडियट मूवी देखी, तो उसके अंदर रेंचो का चरित्र कैसा था, ठीक है, और 2 दोस्त थे, उनका क्या नाम था बताओ, जिनका नाम नहीं पता, रेंचो का नाम पता है बस, और बताओ 2 नाम क्या थे, है ना। एक वो वाला भी तो था बहुत मजेदार वाला, उसका कैरेक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है उस मूवी में, जो बोलता है हंसूंगा, है ना, मैं भी हंसूंगा, तो ऐसे उसका भी कैरेक्टर आ जाता है। तो आप देखिए कि नाटक के अंदर एकांकी में जब हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी आपको चरित्र चित्रण पूछा जाएगा, तो हमें वो पता होना चाहिए, ठीक है। बस इतना ही इस चैप्टर से रिलेटेड है और हम उतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। यहां तक सभी को क्लियर है। हाँ राजू, फरहान और बता दो, ऐसे तो तुम्हें सब पता है। हाँ जी, ओके, बड़े आगे फिर। भैया ये जौनपुर कौन लिख रहा है, हाँ, ओके, चतुर, हाँ उसका नाम चतुर्लिंगम ऐसे करके कुछ उसका नाम था। है लास्ट चैप्टर हमने कौन सा करा था ये बताओ, फिर हम आगे बढ़े, बताइए बेटा जी, लास्ट चैप्टर हमने कौन सा पढ़ा था। आई थिंक अलंकार किया था हमने, है ना, आप लोग मुझे बताइएगा, अलंकार चैप्टर करा था, इसमें कोई दिक्कत, कोई मुश्किल तो नहीं है, ठीक है, चलिए ओके स्टार्ट करते हैं। थोड़ी देर के लिए मैं आपको शांत कर रही हूं ताकि आपका ध्यान कक्षा में रहे, फिर मैं आपके डाउट्स अगर कुछ रहते तो आप डाउट्स में रखिएगा, मैं डाउट में आपका आंसर करूंगी, ओके। तो बात करें दीपदान एकांकी की, जो इसके रचयिता है राम कुमार वर्मा। कौन है भैया, राम कुमार वर्मा। इनका जन्म कब हुआ, तो 1905 में हुआ था। कब हुआ था बेटा जी, 1905 में। जन्म स्थान की बात करें तो सागर जिला मध्य प्रदेश यानी एमपी के रहने वाले थे। पिताजी का इनके जो नाम था वो लक्ष्मी प्रसाद वर्मा था, माताजी का नाम राज रानी देवी था, और इनकी जो भाषा थी वो हिंदी थी। ये छायावाद काल के लेखक थे, भारतीय थे। इनकी रचनाओं की बात करें तो अंजलि, अभिशाप, निशीथ, जोहर, चित्तौड़ की चिता आदि। पुरस्कार की बात करें तो देव पुरस्कार पद्म भूषण 1963 में मिला, और 1990 में इनका क्या हो जाता है, निधन हो जाता है। यानी जन्म कब हुआ, 1905 में, और निधन 1990 में हो जाता है, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं दीपदान के अंदर। दीपदान का एक छोटा सा मैं आपको ऊपर ऊपर का रूप बता देती हूँ। होता क्या है इस कहानी के अंदर, एक कहानी है, ठीक है, उसको कहानी को आपको नाटक के जरिए बताया हुआ है। इस पूरे नाटक में एक छोटा सा अंश है, और उस अंश में होता क्या है कि यहाँ पर एक बेटा है, मतलब राजा का बेटा है,
जो गद्दी पर बैठने वाला है, ठीक है, और उसका पालन करने वाली, जैसे आपने आया सुना होगा कि आया होती है जो बच्चों का पालन पोषण कर देती हैं, ठीक है। अब उसी तरीके से यहां पर भी जो राजा का बच्चा है उसका पालन करने वाली एक औरत है, एक यहाँ पर वीरांगना है, एक तरह से उसको हम वीरांगना ही कहेंगे, ठीक है। तो अब होता क्या है कि उस गद्दी पर देखो गद्दी है, राजगद्दी के लिए लड़ाइयां तो होती रहती हैं, तो उसका जो मतलब एक रिश्तेदार होता है उसको ये अच्छा नहीं लगता है, उसको ये लगता है कि अगर ये भी खत्म हो जाए तो राजगद्दी पर मैं बैठ जाऊंगा, और इसी के लिए वो षड्यंत्र रचता है उसको मारने का। अब इसके लिए वो क्या करवाता है, एक समारोह आयोजन करा देता है दीपों का दान, दीपदान का, ठीक है, और दीपदान में सभी लोग चले जाते हैं। अब यही बात जो है वो उसकी जो पालने वाली माँ होती है उसको खटकने लग जाती है कि ऐसे अचानक से समारोह रखा गया, सभी लोग वहां चले जाएंगे तो इसका मतलब कोई ना कोई खतरा है राजकुमार पर। और वो क्या करती है, उसके पास समय नहीं होता है कि वो इतनी जल्दी में सब सैनिकों को इकट्ठा कर पाए, बुला पाए, लड़ाई कर पाए। वो सोचिए इतना बड़ा बलिदान करती है कि कोई माँ कभी कर ही नहीं सकती, कभी कोई माँ नहीं कर सकती है, लेकिन वो करती है। और वो क्या करती है कि उस बच्चे को यानी राजकुमार को हटाकर अपने बच्चे को वहां सुला देती है, और जब वो आक्रमण करने आता है उसी के सामने उसके बच्चे को मार दिया जाता है, और फिर वो उसको बचाने का प्रयास भी करती है लेकिन बचा नहीं पाती है। तो इसीलिए वो अपना दीप दान कर देती है। एक तो चैप्टर के अंदर समारोह चल रहा है दीपों का दान, साथ ही साथ वो अपने आंखों का दीपक, अपना राजकुमार, अपना बच्चा, वो भी दान दे देती है देश के लिए, है ना, नमक के लिए। तो इस तरह से इस कहानी में आपको बहुत ही इमोशनल कहानी है और अच्छे से समझ में भी आएगी, तो इसको हम पढ़ेंगे आप, ठीक है। चलो, दीपदान एकांकी की कथा राजपुताने के इतिहास से संबद्ध है, यानी कि राजपुताने होते थे उनके इतिहास से रिलेटेड है ये। इसमें कथा क्षेत्र विस्तृत ना होकर लघु है, यानी कथा बहुत बड़ी ना होकर छोटी है। राजस्थान का इतिहास शौर्य, पराक्रम मतलब बल, त्याग और बलिदान की घटनाओं से ओतप्रोत यानी उसके आसपास घिरा हुआ है। इसकी कथा नीची जाति की पन्ना के त्याग व बलिदान की कथा है। जो उसकी माँ है उसका नाम पन्ना होता है, ठीक है, नीची जाति की होती है, उसका त्याग और बलिदान की कथा है, जिन्होंने चित्तौड़ राजवंश के कुल दीपक कुंवर उदय सिंह के प्राणों की रक्षा के लिए अपने पुत्र चंदन को दुष्ट बनवीर के रक्त रंजित तलवार के नीचे सुला दिया था। रक्त रंजित का मतलब होता है कि खून से लथपथ, ठीक है, उस तलवार के नीचे सुला दिया था। कहने का अर्थ यह है कि अपने बच्चे को दांव पर लगा दिया था राजकुमार को बचाने के लिए। इतिहास की सच्चाई को एकांकीकार ने अत्यंत कलात्मक ढंग से प्रस्तुत किया है। पात्र या चरित्र, दीपदान एकांकी की प्रमुख पात्र धाय मां पन्ना है। धाय मतलब जो पालन करने वाली होती है, उसे धाय कहते हैं, पालने वाली को, ठीक है। जन्म देने वाली अलग होती है, पालने वाली, यहां पालने वाली की बात हो रहा है। बनवीर को इस एकांकी में खलनायक यानी कि भैया इसमें क्या है, वो विलेन है, ठीक है, प्रस्तुत किया गया है। अन्य पात्र भी है जैसे सोना, कुंवर, उदय सिंह, चंदन, कीरतवारी और सामली इत्यादि। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं जहां पर कहानी स्टार्ट होगी वहां पर आपसे पूछूंगी रंगमंच या अभिनेता। अब आपको पता है ये नाटक हो रहा है तो आसपास का मंच भी तैयार किया जाएगा, है ना, उसके आसपास की चीजें भी तैयार होंगी। दीपदान एकांकी आकार में छोटा है, इसमें एक ही अंक और एक ही दृश्य है। दीपदान एकांकी में इसके सफल रंगमंच के लिए वर्मा जी ने यथास्थान रंगमंच संबंधी निर्देश दिए गए हैं। रंगमंच की साज सज्जा, महल के कक्ष की सजावट के साथ साथ पात्रों की वेशभूषा, भाव, मुद्राएं का उल्लेख भी निर्देशित किया गया है। कम से कम 40 मिनट तक एकांकी खेला जा सकता है। रंग संकेतों का उल्लेख करके वर्मा जी ने अभिनेता को सफल बनाने में मतलब पूरा अच्छा बहुत अच्छा उसको सफल बना दिया है। कहने का अर्थ है कि अभी इस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए आप सब सुन लो इसको कि
जब आप इस को पढ़ेंगे एकांकी को, तो उन्होंने छोटी छोटी बारीकियों का बहुत अच्छा वर्णन करा है, और ऐसा लगता है कि वही बारीकी आपको, आपके सामने वो नाटक घटित हो रहा है, ऐसा आपको फील होगा। ठीक है, इसीलिए उन्होंने चाहे कोई भी कैरेक्टर हो, उसके हाव भाव हो, वो कैसा मुंह बना रहा है, कैसा उसका मुंह बना है, वो सब भी उन्होंने वहां पर लिखा है। ठीक है, भाषा शैली की बात करें तो सरल है, सुबोध है, आप आराम से समझ पाएंगे। ठीक है, चलो अब हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। अब पहले हम एकांकी पढ़ते हैं। ठीक है, चलो। दीपदान डॉक्टर राम कुमार वर्मा का ऐतिहासिक एकांकी है, जिसमें त्याग, बलिदान, देशभक्ति, कर्तव्यनिष्ठ की आदर्शमय वेगवती धारा प्रवाहित होती है। यानी इसका कर्तव्यनिष्ठ आदर्शमय वेगवती धारा का मतलब क्या है कि एक इंसान का क्या कर्तव्य होता है, उस कर्तव्य को निभाते हुए वो कैसे अपना जीवन जी रहा है, उसको यहां पर दिखाया गया है। ठीक है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा लिखित एकांकी चित्तौड़ की ऐतिहासिक घटना पर आधारित है। महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु के बाद, अब यहां से कहानी स्टार्ट हो रही है, ध्यान से सुनना। महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु के बाद जब उनके छोटे भाई पृथ्वी सिंह का दासी पुत्र बनवीर चित्तौड़ की गद्दी पर बैठना चाहता था। ठीक है, क्या हो रहा था कि महाराणा संग्राम की मृत्यु हो गई, अब उनके बाद उनका जो छोटा भाई है, ठीक है, छोटा भाई पृथ्वीराज जो था, वो जो दासी से उत्पन्न हुआ था, वो किस पर, चित्तौड़ की गद्दी पर बैठना चाहता था। उसके हृदय में निष्कंटक राज्य करने की इच्छा प्रबल हो गई थी। निष्कंटक मतलब होता है कि किसी भी तरह से मुझे राज करना है, इसके लिए मुझे गलत सही वो कुछ नहीं देख रहा था। ठीक है, वह रात में सोए हुए विक्रमादित्य की हत्या कर देता है और राज्य के उत्तराधिकारी राणा सांगा के पुत्र कुंवर उदय सिंह की हत्या की तैयारी करता है। ठीक है, अब जो महाराणा संग्राम के पुत्र थे, कौन थे, विक्रमादित्य, उनको भी मार देता है। उनका भी एक छोटा बच्चा होता है, उसको ये होता है ना कि भाई अभी इसको बना दिया जाएगा तो पहले उसको मार दो, फिर कहीं ऐसा ना उसके बच्चे को बना दिया जाए, तो उसके बच्चे को भी मारना जा रहे थे। तो कहानी यहीं से स्टार्ट होती है कि तथा राज्य के उत्तराधिकारी राणा सांगा के छोटे पुत्र कुंवर उदय सिंह की हत्या की तैयारी करने लग जाता है वो। इसके लिए बनवीर मयूर पक्ष नामक कुंड में दीपदान के उत्सव का आयोजन असमय ही करवा देता है। दीपदान का आयोजन मतलब दीपों का दान करना। जैसे आपने बनारस में देखा होगा कि लोग जब गंगा जी की आरती करते हैं, या हरिद्वार में भी देखा होगा, तो दीप दान करते हैं, है ना। उसी तरीके से इसने भी क्या कराया था कि एक दीपदान का आयोजन कराया था, एक उत्सव का, और वो असमय था, मतलब उसका कोई समय, मतलब एक समय पर होता है, तो उसने ऐसे ही अनाउंस कर दिया कि हाँ अब हम आज ही ये उत्सव करने जा रहे हैं। पन्ना जो थी धाय उदय सिंह की संरक्षिका थी, यानी उस बच्चे की क्या थी, उसकी पालन करता और उसको संभालने वाली, उसकी रक्षा करने वाली थी। वह बनवीर के इस षड्यंत्र को भाप जानती है, वो समझ जाती कि कुछ ना कुछ तो लोचा है। ठीक है, और बालक उदय सिंह को उत्सव में जाने से रोक देती है। इससे बालक उदय सिंह रूठ कर बिना खाए ही जमीन पर सो जाता है। ठीक है, उदय सिंह को मना कर देती है कि तुम नहीं जाओगे, तुम दीपदान के उत्सव में नहीं जाओगे, हो सकता है तुम्हारे ऊपर हमला हो जाए। तो उदय सिंह गुस्सा हो जाता है कि मुझे क्यों नहीं जाने दिया, इसलिए वो सो जाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि जमीन पर सो जाता है। कुछ रात बीत जाने पर जब पन्ना धाय अंतःपुर, अंतःपुर मतलब होता है महल के अंदर की परिचारिका, यानी जो महल की जो एक दासी होती है, उसने सामली, जिसका नाम क्या था, सामली, से विक्रमादित्य की मृत्यु का समाचार सुनती है, तब वह बहुत दुखी होती है और उसका संदेह पुष्ट हो जाता है। जैसे ही एक दासी आकर उसे बताती है कि विक्रमादित्य की मृत्यु हो चुकी है, तो वो पूरी तरह से जान जाती है कि अब तो पक्का मेरा शक सही निकला, यहाँ पर उदय सिंह की भी जान को खतरा है। तो वो पूरी तरह से समझ जाती है और अब वो अपनी प्लानिंग स्टार्ट कर देती है। ठीक है, यहां तक सभी को बात समझ में आ रही है? यहां तक सभी को बात समझ में आई कि भाई बनवीर यहां पर एक खलनायक है, उसे राजगद्दी चाहिए, इसके लिए वो एक षड्यंत्र रचता है, दीपदान का आयोजन असमय करा देता है। सब लोग वहां जाते हैं, उदय सिंह भी जाना चाहता है, लेकिन पन्ना उसे जाने नहीं देती, उसे रोक देती है। इससे वो गुस्सा होकर बिना खाए जमीन पर सो जाता है। एक दासी आकर बताती है पन्ना को कि भाई क्या हो गया है,
मृत्यु हो गई है विक्रमादित्य की। तो जो शक होता है पन्ना को कि कुछ ना कुछ लोचा है, वो सच साबित हो जाता है और फिर वो अपनी प्लानिंग करने लगती है। क्लियर है? सभी को क्लियर है? तो मैं आगे बढ़ूं, बताओ। क्लियर? ओके ओके ओके, क्लियर है सभी को, ठीक है। हाँ, अब ध्यान से सुनोगे तो बेटा कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है, कहानी चल रही है, आपको अच्छे से समझ में आएगी। और अगर आप इसको सुन रहे हो ना कहानी को, सच्ची बता रही हूं, अगर आपको संक्षेप में लिखने को आ जाए, आप कहानी को अपने आप ऐसे बनाकर लिखोगे। सिर्फ कहानी मुंह जुबानी याद कर लो। सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं, सबसे आसान चैप्टर्स भी ये होते हैं कांकी वाले, कि सिर्फ इसकी कहानी सुन लो, ध्यान से सुन लिया, बस वही लिख कर आना है। ठीक है? ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या होता है कि पुष्ट हो जाती है जब ये बात उसको, तो पन्ना उदय सिंह के प्राणों को बचाने की चिंता में व्यग्र हो जाती है। व्यग्र मतलब क्या? व्यस्त हो जाती है, मतलब परेशान हो जाती है और उसकी पूरी मेहनत में लग जाती है, अब किसी तरह से मुझे उदय सिंह को बचाना है। ठीक है? और उसके समारोह का लाभ उठाकर दरबार के जूठे पत्थर फेंकने वाले कीरत नामक के बारी से सहायता लेकर कुंवर उदय सिंह को जूठे पत्तलों में छिपाकर महल से बाहर भिजवा देती है। अब होता क्या है कि जो पन्ना होती है, मान लो ये रही पन्ना, एक बात बता रही हूं आपको, ये पन्ना है, ठीक है। पन्ना के पास आकर जब वो बात बताती है कि भाई बनवीर हत्या कर रहा है सबकी, तो पन्ना अपनी शंका समझ जाती है और फिर वो महल के जो जूठे पत्थर उठाता है उसको बुलवाती है, उसका नाम कीरत होता है, उसको बुलवाती है और कहती है कि तुम एक काम करो, उदय सिंह को इस झूठे पत्तलों में छिपा कर यहां महल से बाहर ले जाओ, बाकी यहां मैं संभाल लूंगी। ठीक है? तो वो क्या करती है कि झूठे पत्तलों में छिपाकर उदय सिंह को महल के बाहर भिजवा देती है अपने पुत्र, और फिर क्या करती है, और अपने पुत्र चंदन को बिना कुछ खिलाए कुंवर उदय सिंह के स्थान पर सुला देती है। सोच रहे हो कितना बड़ा बलिदान दे रही है वो, मतलब एक मां ऐसा कभी कोई कर ही नहीं सकता, कभी नहीं कर सकती है बेटा। ये मतलब बोल रही हूं ना मैं आपको कि वो वही मां कर सकती है जो बहुत ज्यादा, मतलब देशभक्ति जिसके अंदर बहुत ज्यादा हो, और मतलब आप समझ सकते हो कि इसको मैं बयां भी नहीं कर सकती। आप अपनी मम्मी से पूछिएगा, आपकी मम्मी भी यही जवाब देंगी, क्योंकि एक मां ही आपको ये अच्छे से समझा पाएगी कि बिल्कुल भी, मतलब अपने बच्चे से बड़ा कोई किसी के लिए हो ही नहीं सकता है। तो उसके बावजूद भी कि मतलब अपने राजा को बचाने के लिए वो अपने बच्चे को कहती है, मतलब बच्चे को कहती भी नहीं, वहां ले जाकर सुला देती है। अब सोचो, वो जान रही कि इसकी हत्या कर दी जाएगी, उसके बावजूद भी उसको वहां ले जाकर सुला देती है बिना कुछ खिलाए। ठीक है? थोड़ी देर बाद ही बनवीर हाथ में नंगी तलवार लिए उदय सिंह के कक्ष में प्रवेश करता है। ठीक है? उदय सिंह आ जाता है मारने के लिए। इधर उधर की बात पूछने के बाद वह पन्ना धाई को जागीर देने का लालच देता है। फिर पन्ना से बोलता है कि तुम मेरी साइड आ जाओ, मैं तुम्हें कोई ना कोई एक जागीर, यानी कोई ना कोई एक होता है ना हिस्सा, तुम्हें भी दे दूंगा, तो तुम क्यों इतना ज्यादा लड़ रही हो। ठीक है? बहुत ज्यादा बहस करता है और पन्ना को अपने षड्यंत्र में शामिल करना चाहता है, किंतु पन्ना उसकी बातों पर ध्यान न देकर अपने कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहती है और अंत में बनवीर को फटकार देती है और कहती है कि राजपुतानी पुतनी व्यापार नहीं करती। कितनी बड़ी बात कह रही है कि एक राजपुतानी जो होती है वो कभी व्यापार नहीं करती है। महाराज, वह यह तो रणभूमि पर चढ़ती है या फिर चिता पर, या तो रणभूमि में मर जाएगी या फिर चिता पर लेट जाएगी, पर कभी भी सौदा नहीं करती है। चित्तौड़ रास रंग की भूमि नहीं है, जौहर की भूमि है। कितनी अच्छी लाइन कहती है, क्या कहती है कि जो चित्तौड़ जो है वो रास रंग, यानी रास रंग मतलब क्या होता है कि अपनी मौज मस्ती में जीना। वो ये कहती है कि जो चित्तौड़ की जमीन है वहां पर जो औरतें होती है वो मौज मस्ती में नहीं जीती हैं, वो क्या करती हैं, जौहर करती हैं। आपको पता होगा जौहर का मतलब, आप लोगों ने मूवी देखी होगी पद्मावती जी का, कि उन्होंने कैसे जौहर करा था अपनी रक्षा के लिए, अपने आत्मरक्षा के लिए, और बाकी रानियों के साथ उन्होंने कुंड में जलकर अपना आत्मदाह कर दिया था, जौहर कहते हैं उसे। तो वो याद दिलाती है कि चित्तौड़ रास की भूमि नहीं, जौहर की भूमि है। ठीक है? यहां आग की लपटें नाचती हैं। एक सेकेंड,
यहां आग की लपटें नाचती हैं, सोना जैसा रावल की लड़कियां नहीं। इसके बाद क्रोधित होकर बनवीर बालक उदय सिंह को खोजता है और पन्ना धाय साहस के साथ तलवार उठाकर बनवीर पर आक्रमण करती है, किंतु वह व्यर्थ हो जाती है, नहीं जीत पाती है उससे। इस पर बनवीर दौड़कर पलंग पर सोए हुए चंदन को उदय सिंह समझकर पन्ना की आंखों के सामने तलवार से उसे मौत के घाट उतार देता है। आप देख रहे हो, ये माँ है, ये बच्चा है और उसके सामने लहू लुहान उसका बच्चा लेटा है। आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे फोटो के माध्यम से। आप सोचिए ना कि उसके सामने उसका बच्चा है और उसके ऊपर तलवार चलाई जा रही है और वो खून से लथपथ, वो बच्चा सो रहा है, उसे वो पता भी नहीं है कि मेरे साथ क्या होने वाला है, मेरी ही माँ मुझे मरवा देगी, ये उसे ही पता ही नहीं है। और उसी के सामने उसके बच्चे को मार दिया जाता है। ठीक है। पन्ना की आंखों के सामने तलवार से उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। इस प्रकार बनवीर ने इस क्रूर कांड और पन्ना धाय के अपूर्व त्याग और बलिदान के साथ इस एकांकी की कथा वस्तु समाप्त हो जाती है। मतलब ये एकांकी तो और आगे बढ़ती है, पर इस अंक का मतलब ये नाटक तो और आगे चलता है, पर एकांकी यहीं पर खत्म हो जाती है। ठीक है, यहीं पर राम कुमार वर्मा ने इस एकांकी को, मतलब आपको एक अंक दिया गया ना, एक हिस्सा दिया गया और यहीं पर ये एकांकी समाप्त हो जाती है। क्लियर है? छोटा सा कहानी था, समझ में आया? लग रहा है ना अजीब सा? मतलब आप इस चीज को फील तब कर पाएंगे जब आप पेरेंट्स बनेंगे। ठीक है, तब तो ये कहानी आपको कहाँ याद रहेगी, लेकिन जब आप पेरेंट्स बनेंगे ना, तो जब अपना बच्चा सामने होता है तो आप फील कर पाएंगे ऐसी सिचुएशन। कोई मां कर ही नहीं सकती, पहली बात लिटरली कोई नहीं कर सकती है। अपने सामने तो अपने बच्चे को मरते हुए नहीं देख सकती है, ये कोई वीरांगना ही होगी जो कर सकती हो, और वो शायद राजपुतानी थी, ये उन्हीं के बस की बात थी जो उन्होंने करके दिखाया, है कि नहीं? चलिए, तो ये था आपका पूरा का पूरा एकांकी का कथा वस्तु। अगर आपको एकांकी का सार लिखने को आ जाए तो आप लिख लोगे? बताओ, फटाफट से बताएंगे। अगर आप लोगों को एकांकी का सार लिखने को आ जाए तो क्या आप उसका सार लिख सकते हैं? बताएं। बिल्कुल, है ना, पास में ही है ना, मम्मा से पूछना कि माँ कोई ऐसा काम कभी माँ कर सकती है, माँ तुरंत कहेगी नहीं बेटा नहीं कर सकती, कभी नहीं कर सकती। माँ ये सोच कर उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, उसके आंखों से आंसू आ जाएंगे, वो ये सोच ही नहीं पाएगी, वो डांट देगी कैसी बातें कर रहे हो तुम्हें, है ना। वो माँ कभी ऐसा सोच ही नहीं सकती है। लिख सकते हो? लिख सकते हो? चलो, ओके। अब अगर नहीं लिख सकते हो, जो बच्चे नहीं, एक कुछ बच्चे बोल रहे हैं, उनको मैं आपको मुंह जुबानी बता देती हूँ जैसा आपको लिखना होगा। ठीक है, कैसा स्टार्ट करना होगा कि अगर आपको संक्षिप्त में लिखने को दे दिया जाए तो आप इस तरह से लिखेंगे कि राम कुमार वर्मा ने इस एकांकी में बताया है कि बनवीर, आप इस तरह से लिखेंगे कि बनवीर राजगद्दी को हासिल करने के लिए एक षड्यंत्र रचता है और वो एक दीपदान का असमय आयोजन कराता है, जिसमें जो पन्ना धाय होती है वो इस षड्यंत्र को भाप जाती है और इसलिए वो उदय सिंह को दीपदान के समारोह में जाने से मना कर देती है, क्योंकि उसे ये लगता है कि ये दीपदान बिना समय के आयोजित कराया गया है, इसके पीछे कुछ ना कुछ षड्यंत्र जरूर छुपा होगा, और इसी कारण वो उदय सिंह को उस दीपदान में नहीं जाने देती है। ठीक है, ऐसा होता है। अभी आप इसको अगर और डिटेल में पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि उसकी फ्रेंड होती है, वो भी उसको बुलाने आती है, तब भी नहीं वो जाने देती है उसको। तो फिर उसको जाने नहीं देती, जिस कारण उदय सिंह भूखा, अब ध्यान से सुनना, जो 9 बच्चे लिख रहे, ध्यान से सुनना, कुछ मुश्किल नहीं है, कहानी है, कहानी की तरह सुनना है आपको, ऐसा इसमें कुछ है भी नहीं कि मुश्किल आपको लगे, ध्यान से सुन लो बस। तो वो क्या करती है कि भाई वो जो उसको पता चलता है, एक
मैं कहाँ थी कहानी में, मैं तो कहानी बुझलवा देते हो बीच में। हाँ, वो ऐसा होता है कि भाई उसको ये षड्यंत्र पता चल जाता है, इसलिए वो उदय सिंह को मना कर देती है जाने से, और उदय सिंह इसी नाराजगी में कि उसे नहीं जाने दिया है, इसलिए वो क्या भूखा पेट सो जाता है जमीन पर ही। ठीक है। और जैसे ही पन्ना को ये बात पता चलती है किसी दासी के द्वारा कि विक्रमादित्य की मृत्यु कर दी गई है, तो वह ये जान जाती है कि उसका शक बिल्कुल सही निकला, और फिर वो फटाफट से दीप दान जो समारोह होता है उस आयोजन का लाभ उठाते हुए, उसका फायदा उठाते हुए कीरत एक दास है जो जूठल पत्थर उठाता है, उसको बुलवाती है, और उस जूठे पत्तल में उदय सिंह जो राजकुमार होता है उसको छिपा कर महल से बाहर भिजवा देती है, और अपने बेटे को उनकी जगह पर उसके कमरे में ले जाकर सुला देती है, ताकि अगर वहां पर बनवीर आए तो उसको ये लगे कि यहाँ पर कौन सोया है, राजकुंवर सोया है। ठीक है। और ऐसे सिचुएशन में वो राजकुमार को बचा पाएगी, तो वो अपने बेटे को वहां पर ले जाकर, जो उसका बेटे का नाम है चंदन, उसको वहां पर वो सुला देती है। अब होता क्या है कि जब वो उसको वहां सुला देती है तो थोड़े देर बाद वहां पर बनवीर आता है और उसको प्रपोजल, यानी आप इस तरह को हिंदी में रखेंगे कि उसको सामने एक प्रस्ताव रखता है, पन्ना के सामने एक प्रस्ताव रखता है कि तुम क्या करो कि तुम मेरे साथ मिल जाओ और मैं तुम्हें कोई ना कोई जागीर दे दूंगा। जिस पर पन्ना जवाब देती है कि जो चित्तौड़ की भूमि है वो रास रचाने के लिए नहीं बल्कि उसकी जौहर की भूमि है, और या तो राजपुतान बलिदान देती है या चिता पर लेट जाती है, लेकिन कभी भी व्यापार नहीं करती है। इन सब का बातें सुनकर बनवीर को गुस्सा आ जाता है, और वह कुंवर सिंह को ढूंढते हुए क्या करता है, उदय सिंह को ढूंढते हुए उसके कमरे में घुस जाता है, जिस पर जो वो होती है पन्ना होती है उसको बचाने का बहुत प्रयास करती है, तलवार से लड़ती भी है, पर वो नहीं जीत पाती है, और अपने सामने ही देखती है कि बनवीर उदय सिंह को मारने के लिए वहां पर, मतलब चंदन पर क्या कर देता है, हथियार उठा देता है और उसे मार देता है। ठीक है। और यहीं पर कथा समाप्त हो जाती है। तो इस तरह से पन्ना ने देश की सेवा के लिए अपने पुत्र तक का बलिदान त्याग कर दिया था। क्लियर है? अब जिनको नहीं समझ में आया वो भी लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी में से आपसे वो चरित्र पूछ सकता है, ठीक है, इसी में से वो आपसे कथा सार पूछ सकता है। बस यही दो तरह के क्वेश्चन बनेंगे इस पर। दीपदान एकांकी की समीक्षा करो, मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपके सामने, ठीक है, कि दीपदान एकांकी की समीक्षा करो, तो आप कैसे लिख सकते हैं? दीपदान एकांकी राष्ट्रीयता से ओतप्रोत है, इसमें अपना कर्तव्य पालन करते हुए सर्वोच्च त्याग की भावना और कर्तव्य निष्ठा को दर्शाया गया है। दीपदान एकांकी की कथा वस्तु पन्ना धाय के त्याग व बलिदान पर केंद्रित है। महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई दासी पुत्र बनवीर चित्तौड़ का शासक बनना चाहता था। उसकी राह का सबसे बड़ा कांटा महाराणा संग्राम सिंह के बेटे महाराणा विक्रमादित्य और कुंवर उदय सिंह थे। अपने रास्ते की बाधाओं को हटाने के लिए बनवीर दीपदान महोत्सव का आयोजन करता है, जिससे कि समीक्षा भी आप लिख सकते हो, इसे संक्षेप में भी समझ सकते हो। ठीक है। सभी का ध्यान उसकी ओर से हट जाए और वह विक्रमादित्य और उदय सिंह की हत्या कर सके। कथा वस्तु की दृष्टि से पन्ना धाय अपने राष्ट्र के प्रति पूरी तरह से ईमानदार है। वह उदय सिंह की धाय मां है, धाय मतलब पालन करने वाली। असमय दीपदान के आयोजन से पन्ना सतर्क हो जाती है। उत्सव के आयोजन वाले दिन जब पन्ना को यह पता चलता है कि बनवीर ने महाराणा विक्रमादित्य की हत्या कर दी और उदय सिंह को मारने के लिए आएगा, तब पन्ना अपनी सूझबूझ और वफादारी का परिचय देते हुए कीरत बारी की पत्तल को के टोकरी में कुंवर को छिपाकर महल से बाहर भेज देती है और कुंवर के स्थान पर अपने बेटे चंदन को सुलवाकर उसका मुख ढक देती है। बनवीर आता है और कुंवर उदय सिंह के धोखे में चंदन की हत्या कर देता है। पन्ना अपने मुख से उफ तक नहीं करती। एकांकी का कथानक रोमांच रोचक एवं प्रभावपूर्ण है। खत्म हो जाता है, बस हो गया। ठीक है। चरित्र चित्रण की दृष्टि से एकांकी महत्वपूर्ण है। पन्ना इस एकांकी का मेन मुख्य पात्र अगर आपसे पूछा जाए तो पन्ना है। ठीक है। वह अपने खून से अधिक अपने नमक को महत्व देती है। कितनी बड़ी बात है कि अपने खून से ज्यादा अपने नमक को महत्व देती है। ईमानदारी, आजकल लोगों के अंदर यही तो खत्म हो गई है, ईमानदारी तो नहीं बची है। हालांकि ये बहुत बड़ी ईमानदारी का उसने परिचय दिया है, ठीक है, लेकिन आजकल लोगों के अंदर इतनी छोटी सी भी ईमानदारी नहीं रही है, इतनी छोटी सी भी नहीं रही है। अगर कहीं पर 2 पैसा गिरा हुआ मिल जाता है ना, तो ईमानदारी क्या कहती है, क्या आप आसपास वालों से पूछ लो, नहीं पूछता कोई, फटाफट से जेब में रख लेगा। ठीक है। अगर किसी का फोन गिर गया है,
फटाफट से फोन डाल लेंगे जेब में, स्विच ऑफ कर देंगे। लोग करते हैं ऐसा, ठीक है। वो सोचते हैं कि अब यहाँ हम पूछेंगे कोई जबरदस्ती ले लेगा, उसका होगा भी नहीं, उसके लेने से अच्छा हम ही रख लें। गलत है, होता है कि नहीं। ये लालच जो है वो गलत दिशा में ही लेकर जा रहा है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, लोग अपना जॉब कर रहे होते हैं, उसके अंदर ईमानदारी से काम नहीं कर रहे होते हैं। तो अगर ईमानदारी नहीं है तो आप ये, अब पता बहुत सारे लोग ये सोचते हैं ईमानदारी का मतलब होता है कि किसी से घूस लेना। अगर घूस नहीं ले रहे तो भी हम ईमानदार है, नहीं। अगर आप अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी जॉब है कि मैं आपको 4 बजे मेरी क्लास है, मैं 4 बजे की क्लास में आने के बजाय 4:30 बजे आऊं, तो क्या मैं अपने काम को लेकर ईमानदारी से कर रही हूँ? नहीं कर रही हूँ, है ना। तो यही चीज होती है कि अपने काम को लेकर ईमानदार होना, ठीक है। ईमानदारी से अगर काम करो तो वह सबसे अच्छा होता है। बाकी बेईमानी से किया हुआ काम कभी भी फलित नहीं होता है, वो फल देखने में लगेगा पर मिलता नहीं है। यही चीज यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। बुद्धिमानी एवं त्याग की प्रतिमूर्ति है बनवीर, एकांकी का दूसरा महत्वपूर्ण पात्र है। उसके बाद अगर दूसरा पात्र देखें तो बनवीर है, जो इस एकांकी का खलनायक यानी विलन है। वे महाराणा संग्राम सिंह के छोटे भाई दासी का पुत्र है। बनवीर षड्यंत्रकारी एवं क्रूर है। वह महाराणा विक्रमादित्य की हत्या कर देता है और कुंवर उदय सिंह के धोखे में पन्ना धाय के पुत्र चंदन की भी निर्मम, निर्मम मतलब जिसमें ममता ना हो, ठीक है, उसे निर्मम कहा जाता है, ठीक है, जिसमें ममता ना हो। हत्या कर देता है। शामली अंतःपुर की परिचायिका यानी दासी है और कर्तव्यनिष्ठ है। वह राजमहल में होने वाले षड्यंत्र की सूचना पन्ना को देती है। कीरत बारी महल की झूठी पत्तल उठाने वाला है। तो आपने एक पैराग्राफ में सारे चरित्र चित्रण बता दिया और एक पैराग्राफ में आपने पूरी कथा वस्तु बता दी, समीक्षा हो जाएगी। अगर आपको समीक्षा देता है तो आपको चरित्र चित्रण के साथ बताना है, और अगर आपको सिर्फ संक्षेप में आपसे कथा पूछी जाती है तो सिर्फ आपको कथा ही बतानी होती है, और ज्यादातर कथा ही आती है, समीक्षा नहीं आती है। आ भी जाए तो मैं आपको वो भी बता दे रही हूं, आपको एक पैराग्राफ में बाकी जो चरित्र चित्रण है वो बता देने होते हैं, ठीक है। क्लियर है? एक बार आप लोग मुझे बताएं फिर मैं आगे बढ़ूंगी। क्लियर है बेटा? अगर आपसे समीक्षा बोली जाए तो आप क्या करेंगे, एक पैराग्राफ में पहले पूरी कथा संक्षेप में बता दीजिए और दूसरे पैराग्राफ में जितने भी चरित्र उसमें आए हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बता दीजिए। और अगर केवल कथा वस्तु पूछ लिया जाए कि इसका सार लिखिए तो सिर्फ आपको सार लिखना होता है, ठीक है। क्लियर है बेटा? सारांश वही कह रही हूं, सारांश का मतलब आप सिर्फ एक पैराग्राफ में सारांश लिखेंगे, और अगर समीक्षा बोलता है तो फिर एक पैराग्राफ में आप एक और चीज ऐड कर देंगे, वो है चरित्र, कि इसमें कौन कौन से चरित्र आए हैं। पहले मुख्य बता दो फिर बाकी के बता दो, ठीक है। चलिए अब डाउट ले लेते हैं एक बार। शॉर्ट नोट्स, हाँ बिल्कुल शॉर्ट नोट्स मिल जाएगा बेटा आपको, क्लास के एंड में आपको शॉर्ट नोट्स में दे दूंगी, ठीक है। अच्छा हिमांशु जी, हिमांशु जी को हम अच्छे से जानते हैं और हिमांशु जी इस क्लास में पढ़ रहे हैं। अब अगला आंसर हिमांशु जी देंगे, ठीक है हिमांशु। कहां से तुमने पढ़ा हिमांशी? एक सेकंड, ठीक है, 1 मिनट रुको, मैं चेक करती हूँ। इसमें तो नहीं आया बेटा, बट आपने पूछा है तो मैं बता देती हूँ। इसमें जो सोना होती है वो उसकी फ्रेंड होती है, ठीक है।
जब आप एकांकी पढ़ते हैं तो उसके अंदर जो उदय सिंह होती है उसकी एक तरह से फ्रेंड होती है, वो उसको बुलाने के लिए आई होती है कि चलो हम लोग भी दीपदान में चलते हैं, लेकिन वो मना कर देती है। मतलब जो उसकी धाय मात्र होती है यानी कौन पन्ना होती है, वो मना कर देती है कि नहीं अभी उदय सिंह नहीं जाएंगे। ठीक है, तो वो उसकी फ्रेंड होती है। चलिए हम डाउट ले लें एक बार और। पोल आएगा बेटा, रुक जाओ थोड़ा सा, बताती हूँ शॉर्ट नोट्स कहाँ से आएगा। सार बेटा अभी मैंने सार लिखा हुआ दिखाया था आपको, एक और बार सार बता दूंगी कैसे लिखना है। अच्छा ठीक है अंशिका, मैं आपको बताती हूँ। अनु अभी मैं सबका चरित्र भी अलग करवाऊंगी, मैं अभी सिर्फ चैप्टर खत्म नहीं हो गया है, सो डोंट वरी। चलिए ठीक है, पहले आपको चैप्टर करा दो, नहीं तो तुम लोग ना और आगे सवाल पूछने लगोगे, अभी खत्म नहीं हुआ है, आगे चीजें बता रही हूँ। देखो दीपदान एकांकी समीक्षा एक और मैंने दी है, आप दोनों में से कोई भी समीक्षा याद करना चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको चरित्र चित्रण करा रही हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनो, पहले सुन लो। बहुत सारे जो सवाल आप लोगों के अलग अलग से आ रहे हैं ना कि मैम नोट्स कहाँ मिलेंगे, नोट्स कैसे मिलेंगे, जो ये सारी चीजें इनको मैं लास्ट में बता दूंगी, पहले इसको तो भूल जाओ। मैं यहाँ अब बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम सार कैसे लिखेंगे या चरित्र चित्रण कैसे लिखेंगे, तो अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है बेटा, मैं वही एक एक करके बता रही हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, सब चैप्टर के साथ कंप्लीट हो जाएगा। अब आपसे पूछा जाए कि पन्ना का चरित्र चित्रण बताओ, सिर्फ पन्ना का चरित्र चित्रण आ जाए तो आप कैसे लिखोगे। तो दीपदान एकांकी में पन्ना धाय का चरित्र भारतीय नारीत्व के आदर्श स्वरूप का प्रतीक है, यानी एक आदर्श नारी का रूप दिखाया गया, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। उनकी मातृभूमि वीरता, त्याग और कर्तव्य निष्ठा पाठकों को प्रेरणा देती है। इसमें ममता, करुणा, करुणा मतलब जिसमें आपको दुख हो, रोना आ जाए, त्याग, कर्तव्यनिष्ठ तथा देश प्रेम का भाव कूट कूट कर भरा हुआ है। पन्ना में कर्तव्य परायणता का उच्च भाव है, यानी कर्तव्य को पूरा करने का, ठीक है, कर्तव्य का पालन करने का एक पूरा भाव है। वे अपने कर्तव्य के प्रति सतत मतलब लगातार, सतत का मतलब क्या होता है बेटा, लगातार जागरूक है। जब क्रूर बनवीर राज्य लिप्सा यानी राज्य की चाहत में से वशीभूत होकर उदय सिंह की हत्या का षड्यंत्र रचता है तो उसकी कर्तव्य निष्ठा जाग उठती है। वह उदय सिंह की धाय है, यानी उसकी पालन करने वाली है, अतः उसकी रक्षा उसका प्रथम पहला कर्तव्य है। वह बड़े बड़े प्रलोभनों से, यानी उस प्रलोभन मतलब उसको उसके सामने लालच रखता है कि तुम ऐसा ऐसा कर लो, से विचलित नहीं होती। वे अपने कर्तव्य, एक सेकेंड मैं इसका अर्थ लिख देती हूँ, नहीं तो आप लोग पूछोगे बार बार। लालच, ठीक है, और विचलित मतलब परेशान। अपने कर्तव्य की पूर्ति व अपने पुत्र चंदन की बलि चढ़ा देती है। पन्ना धाय के चरित्र में निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला आप लिख सकते हैं राजभक्ति। अब आप इस सबको कहोगे कि मैम इतना बड़ा आंसर लिखना होगा चरित्र चित्रण में। देखो बेटा, आपको कोशिश करनी है 1 से 1.5 पेज कह रही हूँ, 1.5 पैराग्राफ के अंदर अंदर में आपको ये खत्म करना है, तो आप इनको पॉइंट्स बनाकर लिख सकते हैं। आपने पहले इन दो दो एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा और उसमें बताया कि वो देशभक्ति से परिपूर्ण, उसके अंदर वो क्या है, पहले तो आप उसको बताएंगे कि एक वीरांगना है, उसने उदय सिंह की पालन करने वाली एक माता है, और अपनी देशभक्ति का परिचय देने के लिए वो अपने बेटे तक की बलि दे देती है, इतना भी लिख दिया। इसके बाद आप ये पॉइंट्स ऐड कर दीजिए कि पहला उसके अंदर देशभक्ति है। देशभक्ति कैसे है आप अपनी भाषा में बनाकर लिख सकते हो कि पन्ना धाय में अद्वितीय राजभक्ति, मतलब ऐसी ऐसी राजभक्ति किसी के अंदर देखने को नहीं मिल सकती। ठीक है, वह अपने बच्चे तक की बलि दे देती है। ठीक है, उदय सिंह को बचाने के लिए अपने बच्चे तक की बलि दे देती है, इतना लिखकर छोड़ सकते हैं। साहसी है, ठीक है भाई, साहसता है तभी तो अपने बच्चे को वहां बलिदान देने के लिए रख देती है। और दूसरा कि वो उसे बलवीर से लड़ भी जाती है। पन्ना धीर, साहसी तथा निर्भीक मतलब जो बिना डरे। राजपूत वीरांगना है, वह उदय सिंह को नृत्य प्रेमी बनाकर युद्ध प्रेमी देखना चाहती थी। ठीक है, अपूर्व त्यागी मतलब उसने इतना बड़ा त्याग दिया था। अपूर्व त्याग, पन्ना का त्याग भारतीय इतिहास का अपूर्व त्याग है। अपने पुत्र का बलिदान अपनी इच्छा से कर वह अपने स्वामी के पुत्र की रक्षा करना चाहती है।
ठीक है। विवेक और दूरदर्शिता, विवेक और दूरदर्शिता मतलब दूर तक भाप लेने वाली, मतलब उसको ये पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ होने वाला है ना। तो दूरदर्शिता यानी दूर तक देखने वाली दृष्टि थी उसकी। आप उसको भी लिख सकते हैं कि पन्ना ने अपनी बुद्धि और विवेक के बल पर ये भाप लिया था कि जो बलवीर है वो कुछ ना कुछ गलत करने वाला है, इसलिए वो क्या करता है कि वो क्या करती है कि भाई वो उसके प्लान को यानी उसका जो उसने षड्यंत्र रचा उसको तोड़ने के लिए अपने से कुछ ना कुछ नियम बनाती है। ठीक है, बस इतना सारी चीज। तो आप इनको अपने पॉइंट्स बनाकर अपने आंसर को खुद ब खुद अपने लैंग्वेज में लिखिएगा। इसको बिल्कुल भी मत देखिएगा कि मैम दे रही हैं तो मैम का ही उठाकर आराम से याद कर लें। आप अपनी लैंग्वेज में लिखिए, वो सबसे आसान तरीका होता है। हाँ, बस ये करिए कि मैंने जैसे पॉइंट्स उठाकर दिए ना, वो पॉइंट्स आप रख लीजिए। ठीक है, ठीक है बेटा, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आपसे बनवीर का चरित्र चित्रण पूछ लिया जाए तो फिर से वही आ जाएगा। अब देखो बार बार कहानी रिपीट हो रही है, सब में तो वही आएगा, पूछा एक ही जाएगा। आपसे ऐसा थोड़े ना कि बनवीर का भी पूछ लेगा और आपसे क्या पन्ना का भी पूछ लेगा, फिर कथा वस्तु भी पूछ लेगा, ऐसा नहीं है। वो कोई एक चीज पूछेगा, या तो कथा वस्तु पूछेगा या फिर वो आपसे चरित्र चित्रण पूछेगा, और वही बातें आपको घुमाकर सब में लिखनी है। अब यहाँ पर अगर आपसे बनवीर का चरित्र चित्रण पूछ लिया जाए तो आप वही सेम बताएंगे कि बनवीर एक क्रूर शासक है। ठीक है, आप ये भी बोल सकते हैं शासक नहीं, खलनायक है या पात्र है, ये बोलिए। बनवीर दीपदान एकांकी का खल पात्र है, खल मतलब खलनायक। ठीक है, वह चित्तौड़ के महाराणा संग्राम का सिंह के भाई पृथ्वी सिंह का दासी पुत्र है और वो राज्य हड़पना चाहता है, इसलिए वो कुंवर सिंह की मृत्यु करना चाहता है। ठीक है, इसके लिए वो एक क्या रचता है, षड्यंत्र रचता है, वो दीपदान का आयोजन कराता है। आप सोचिए ना, वो सारी चीजें इसके अंदर एज इट इज आती जाएंगी। ठीक है, मतलब वही जो चीजें है आप इसमें भी रख देंगे। और वह उदय सिंह को मारते समय मतलब उसके हाथ भी नहीं कांपते और वो सीधे तलवार उठा देता है। ठीक है, और देखिए अब इसमें सोना का चरित्र चित्रण पूछ लिया गया है। ठीक है, सोना कौन थी? जो बच्ची आती है उसको बुलाने के लिए, इसको आप यहाँ पर पढ़ लीजिए एक बार। सोना एकांकी की दूसरी प्रमुख स्त्री पात्र है, इसके माध्यम से कथा को गति प्रदान की गई है। वह रूपवती युवती है, उसके पास पिता रावल रूप सिंह है और वह कुंवर उदय सिंह की बाल सखा भी है। सोना राजमहल के शिष्टाचार से परिचित है और बोलने में भी बहुत तेज है। उसके शिष्टाचार एवं वाक्पटुता यानी बहुत जल्दी आंसर करना, बहुत तेजी से जवाब देना का समय आभास होता है कि वह उदय सिंह को दीपदान महोत्सव में ले जाने के लिए आती है। महल में प्रवेश कर वह पन्ना धाय को प्रणाम करती है और उनसे उदय सिंह के विषय में पूछती है। तब पन्ना कहती है कि वे थक गए हैं और सोना चाहते हैं। तभी सोना अपनी वाक्पटुता के कारण पन्ना धाय को उत्तर देते कि सोना चाहते हैं तो मैं तो सोना हूं। ठीक है, राजमहल से संबंधित होते हुए भी सोना को वहां चलने वाले षड्यंत्रों का ज्ञान नहीं हो पाता। सोना दिग्भ्रमित यानी बोलते हैं दिग्भ्रमित मतलब जो थोड़ी सी भ्रमित हो जाए, यानी थोड़ा सा जिसका दिमाग घूम जाए, जिसको कुछ पता ना चले, भ्रम में पड़ जाए, प्रतीत होती है। वे एक ओर तो कुंवर उदय सिंह को चाहती है और दूसरी ओर बनवीर के प्रलोभनों में भी आ जाती है। ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं एक तरफ तो वो कुंवर सिंह से प्रेम भी करती है, प्रेम इन द सेंस वो भी इस बाल सखा में है तो उसको कुंवर सिंह अच्छा भी लगता है। दूसरी तरफ बनवीर उसको भेजता है। ठीक है, उसको बहुत सारा ना, जैसे बोलते हैं ना कि मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा, पैसा दूंगा, एक बात कह रहे बच्चे को लुभाया जाता है, वैसे इसको भी जैसे वो क्या करता है, धाय मात्र यानी पन्ना को भी वो कहता है ना कि मैं तुम्हें जागीर दे दूंगा ना, लालच देता है। सेम ऐसे ही वो सोना को भी लालच देता है और सोना लालच में आ जाती है और लालच में आकर वो बनवीर की बात मानकर आ जाती है किसको बुलाने के लिए, उदय सिंह को, कि चलो उदय चलते हैं हम लोग दीपदान में। लेकिन उससे पहले ही उसे कौन मिल जाती है, पन्ना मिल जाती है, जो मना कर देती है कि उदय सिंह तो सो गए। तो कहते हैं कि कैसे सो गए, हम तो दीपदान में जाने वाले थे। कह रहे कि नहीं वो तो थके थे और वो सो गए, तो तुम जा सकती हो। वो सोना चाहते हैं तो कहते सोना तो मैं यहाँ हूँ, मुझे चाहते हैं तो मैं उनके पास जा रही हूँ। तो कहते नहीं वो सोना चाहते हैं, तुम जाओ यहाँ से, तो वो भेज देती है ऐसा कहकर। ठीक है, बट सोना का आएगा नहीं एग्जाम में। आपको मैं बता दूं एग्जाम में या तो पन्ना का आएगा, ठीक है, या आपको कथा आएगी। सोना का जीवन चरित्र चित्रण नहीं आता है। ठीक है, चलिए
इसके बाद एक सामली का आता है। सामली कौन थी? वो दासी थी जो आकर बताती है कि विक्रमादित्य की मृत्यु हो गई है। ठीक है, वही सेम यहाँ पर, वो भी राष्ट्रभक्त है, मतलब वो भी देशभक्त है। और किरतबारी का आता है, तो किरतबारी कौन था? जो जूठी पत्थर उठाता है, वो भी देशभक्त होता है, और वो भी क्या करता है भाई, उसको बचाने के लिए, राजकुंवर को बचाने के लिए अपने मतलब मौत का सामना करने को भी तैयार हो जाता है, और वही उनको छुपाकर लेकर बाहर चला जाता है। ठीक है, तो यहां पर मोटा मोटा मैं आपको बता दूं, एग्जाम में केवल और केवल किसका आएगा जी, अगर आना भी है तो एक पन्ना का आएगा, पन्ना का, और दूसरा सार आएगा, सार, या फिर तीसरा अगर क्वेश्चन बन सकता है तो समीक्षा। तो समीक्षा में क्या करना होता है बेटा? समीक्षा में आपको पहले सार लिखना होता है, फिर चरित्र, सबके थोड़े थोड़े चरित्र बता दो। किस किस के चरित्र बता दोगे आप वहां पर? आप यहाँ पर पन्ना का चरित्र बता देना पहले, फिर बनवीर का बता देना, थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा बताना है, ज्यादा नहीं। बनवीर का चरित्र बता दो, फिर आप कीरत का बता दो, सोना का बताना चाहो तो उसका बता दो, सामली का बता दो। अब सोना का 2 लाइन में, ठीक है, सामली का 1 लाइन में, कीरत का 1 लाइन में, बनवीर का आपका 2 से 3 लाइन में, और पन्ना का भी 2 से 3 लाइन में। बस ऐसा चरित्र चित्रण रखना है, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना है, शॉर्ट में लिखना है। ठीक है, अब आपके पास कंटेंट बहुत सारा है, आप उसमें से आराम से 2-3 लाइन में लिख सकते हैं, कुछ बहुत ज्यादा बढ़ा के नहीं लिखना है कि 2-2 पेज भर के आ रहे हैं। ठीक है, चलिए, अब ये रहा शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करिए। तो सेम वही जो आपने, ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, मैंने सारे क्वेश्चंस रख दिए हैं, पर सेम वही चीज घूम फिर कर सब में आएगी। आप यहां पर सार लिख देंगे बस। ठीक है, फिर देखो, दीपदान एकांकी का उद्देश्य क्या था? वही देखो, क्वेश्चन को सब घुमाकर पूछने का तरीका है। वो एकांकी का उद्देश्य पूछ ले, या सार पूछ ले, या शीर्षक का उद्देश्य पूछ ले, सबका सेम रहेगा, क्वेश्चन सेम रहता है, मतलब आंसर सेम रहता है, क्वेश्चन अलग अलग आ जाता है। ठीक है, चलिए बताएं। हाँ, एक ही याद करना है बेटा, मैं आपको इसलिए बाकी सब पढ़ ही नहीं रही हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज हो गए। पढ़ना यहां मैंने इसलिए रखा है कि इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, और आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देखेंगे तो सीधे ये पूछा गया था, पन्ना का चरित्र चित्र, सॉरी, आपसे पूछा गया था लक्ष्मी का, हाँ ये पूछा गया था, लक्ष्मी का सार बताइए, कथा वस्तु बताइए, और दूसरा पन्ना का चरित्र चित्रण। ऐसे करेगा, एकांकी में से या तो किसी एकांकी का चरित्र चित्रण पूछेगा, या अथवा करके उसका सार पूछ लेगा, दूसरी एकांकी यानी दूसरे चैप्टर से, इतना ही पूछेगा वो आपसे। सार का मतलब होता है शॉर्ट में लिखना, जो मैंने आपको कहानी सुनाई उसी को शॉर्ट में लिखना। ठीक है, बेटा बच्चा, बुक में पूछे गए हैं, मतलब ऑब्वियसली बुक में तो सबको क्वेश्चन तो सारे ही देगा ना कि चरित्र चित्रण, इसलिए तो मैं सारे क्वेश्चन तो मैं भी आपको बता रही हूँ, पर एग्जाम में कौन सा आएगा ये मैं आपको बता रही हूँ कि एग्जाम में वो आपका या तो पन्ना का आएगा, या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं बता रही हूँ वो लिख कर ले लो, या तो पन्ना का आएगा या फिर उनके सीधे सार आएगा या समीक्षा, ये 3 ही क्वेश्चन बनेंगे इस पर। ठीक है, दीप दान का मतलब बेटा दीपों का दान करना। ठीक है, दीपों का दान करना, एक समारोह आयोजन करा गया था जिसके अंदर सभी लोग क्या कर रहे थे, दीप को प्रज्वलित करके जलाकर उसे जल में प्रवाहित कर रहे थे, उसे दीपदान का समारोह कहा गया था। ठीक है, रामरूप बेटा मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। हरीश, हिंदी में मैडम आपको जेई में कैसे तैयारी करें ये बता दे। बहुत सही, मतलब जो पढ़ा रही है पहले वो मत पढ़ो, पहले जो आगे नहीं पढ़ना है, जो नई क्लास चल रही है उसको छोड़ दो, आगे का बता दो। ऐसे ऐसे सवाल तुम लोग रखते हो बेटा। मैम ये स्टोरी आएगी स्कूल के भी पेपर में भी आएगा। दीप्ति बेटा, बिल्कुल आपसे वो स्टोरी जो होती है, सार जो होता है, वो कहीं भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, चाहे वो स्कूल का पेपर हो, फिर चाहे वो आपका बोर्ड की परीक्षा हो, मतलब इन द सेंस जो लास्ट का एग्जाम होता है ना, पूरा ईयरली वार्षिक परीक्षा जो होती है उसके अंदर की मैं बात कर रही हूँ।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये रिपीट हुआ है। इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चंस पर। पहले मैं आपको एमसीक्यूज करा देती हूँ। चलो, इस एकांकी के दीपदान शीर्षक का सबसे उपयुक्त कारण कौन सा है? दीपदान का महोत्सव ही इसका प्रधान कार्य है। पन्ना अपनी कर्तव्य निष्ठा के लिए अपने कुल के दीपक चंदन का दान करती है। चित्तौड़ की स्त्रियां नृत्य और गान के साथ दीपदान करती हैं। बनवीर तुलजा भवानी को प्रसन्न करना चाहता था। इस एकांकी में दीपदान शीर्षक का सबसे उपयुक्त कारण कौन सा है? मतलब आपको दीपदान किसमें सबसे सही शीर्षक लग रहा है? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, बताइएगा। वेरी गुड, बच्चे आंसर सही कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन बी, पन्ना अपनी कर्तव्य निष्ठा के लिए अपने कुल के दीपक चंदन का दान दे देती है। तो इससे बड़ा शीर्षक का नाम सबसे सही बैठेगा, दीपदान। ठीक है, वो उसका कुल का दीपक था और वो उसको दान में दे देती है देशभक्ति के लिए। इसका सही शीर्षक यही बैठेगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है और यहाँ पर 91.84% बच्चों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। दीपदान महोत्सव का आयोजन इसलिए किया गया था क्योंकि बनवीर विलासी और नृत्य गान का प्रेमी था। बनवीर उदय सिंह की हत्या करना चाहता था। बनवीर तुलजा भवानी को प्रसन्न करना चाहता था, या दीपदान का महोत्सव ही प्रधान कार्य है? बताइए। हम्म, हो गया। चलिए, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बनवीर उदय सिंह की हत्या करना चाहता है। 94.24%। आगे बढ़ते हैं। उदय सिंह की शैया पर चंदन को पन्ना सुला देती है क्योंकि उदय सिंह की रक्षा करना चाहती थी। चंदन से उसे प्रेम नहीं था, उसे विश्वास नहीं था कि बनवीर ऐसा करेगा, उसे विश्वास था कि बनवीर ऐसा करेगा। चलिए आंसर करिए। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? भाई सीधी सी बात है, वो उदय सिंह को क्या करना चाहती थी? रक्षा करना चाहती थी। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? राइट, 82% कुछ बच्चों ने आंसर सही उत्तर दिया। चंदन से सबसे पहले बनवीर ने किसकी हत्या की थी? कीरत बारी की, विक्रमादित्य की, शामली की या पन्ना की?
बताएं। चंदन से पहले बनवीर जो था उसने किसकी हत्या करी थी? हम्म तो भाई उसने विक्रमादित्य की हत्या करी थी। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। और यहाँ पर 88.72% बच्चों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। दीपदान एकांकी के रचनाकार कौन है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा, विष्णु प्रभाकर, उपेंद्रनाथ अश्क, सेठ गोविंद दास। चलिए बताइए। अच्छा भाई, तुम लोगों को ये पता चला है कि हमारा रक्षा बंधन का एक फेस्टिवल मनाया जा रहा है? कम्युनिटी पर आप लोगों को एक पोस्ट मिली होगी। हाँ, तो आप लोग उसमें भाग ले रहे हो? आप लोग अच्छे से, जिन जिन स्टूडेंट्स ने भैया राखी खुद से बनाई है उसको आप पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और आप अपनी पिक्चर्स पोस्ट कर सकते हैं। जिसकी भी राखी सबसे अच्छी होगी या इस कंपटीशन में जो अच्छे फर्स्ट आएगा उसको फिर भैया उसका नाम अनाउंस किया जाएगा, है ना। तो तैयार हैं आप लोग इस कंपटीशन के लिए? हाँ, अब बताओ कैसी कैसी राखी बनाने वाले हो तुम लोग? हम्म कैसी कैसी राखी बनाओगे? मतलब वो डोरीमोन वाली या फिर शिनचैन वाली? अब कहोगे मैडम ये कौन लगाता है, हम तो बच्चे थोड़े हैं। बातें तो तुम बच्चों वाली ही सारी करते हो, तो ये भी लगा लिया करो। हाँ, लड़के बेचारे परेशान होंगे। परेशान हो ना कि हाँ मैडम इनका सही है, इन ये राखी बांध लेंगी, हमको पैसा देना पड़ेगा, तो तुमको मिठाई भी तो खाने को मिलेगी। कहोगे मैडम ना ही मिले कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मजे तो लड़कियों के होते हैं कि नहीं? हाँ, बनाओ बनाओ, ड्राइंग बनाओ, ये भी अच्छा है। अच्छे उछरे क्या मिलेगा? तुम बनाओ तो पहले कंपटीशन में हिस्सा लो। ओके, ठीक है। चलिए, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? राइट, 95.28%। दीपदान एकांकी में पात्रों की संख्या कितनी है? 5, 8, 7, 9। तो हम गिन लेते हैं। पन्ना पहली, फिर इसके अंदर कौन किसका नाम आता है भैया? उदय सिंह का दूसरा, चंदन तीसरा, कीरत चौथा, फिर सोना पांचवा, फिर कौन आती है भैया? सामली सातवां, नहीं छठा। और कोई आते? और कोई छूटा है मुझसे? बताओ। ये तुम तो और पीछे चल रहे हो। और गिनती करो, बताओ। पहली तो पन्ना हो जाती है। हाँ, बनवीर, सात सात हो जाते हैं। पन्ना, बनवीर, उदय सिंह, सोना, चंदन, सामली, किरत, और कौन बचा है? नहीं, तो सात हो जाएंगे, ठीक है। तो भैया सात हो जाएंगे। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, हाँ, ओके। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम में, मैं आपको बता दूं। तो दीपदान एकांकी की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए, ऐसा क्वेश्चन आएगा। या फिर पाठ पुस्तक में संकलित डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा लिखित एकांकी दीपदान का सारांश अपने शब्दों में लिखिए, या दीपदान एकांकी की कथा संक्षेप में लिखिए, ठीक है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन अथवा अथवा करके बन गया। अब इसमें क्या करना होगा आपको? जो स्टार्टिंग में मैंने कथा वस्तु बताई थी एज इट इज आप उसको लिख दोगे, ठीक है। तो मैंने यहां पर लिख कर दी है, आप उसको पढ़ लीजिएगा। फिर से सुनाऊं वो कहानी? सुनना चाहते हो? बताओ, फिर से वही कहानी सुनना चाहते हो? यस और नो? कहोगे कि मैडम याद हो गई कहानी, तो कथा वस्तु बार 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 वही आ रही है ना। तो बार बार रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है। आप उसको यहां पर लिख देंगे सेम, ठीक है।
इसके बाद आ जाता है, वो आपसे पूछेगा दूसरा क्वेश्चन, दीपदान एकांकी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। जो सेकंड वाला कराया था, देखो क्वेश्चन मैंने लास्ट में रख दिए हैं, आंसर सेम वही है, ठीक है, तो आप वही सेम देखो, राजभक्ति, त्याग का बलिदान, कमल सा कोमल, वज्र सा कठोर हृदय, सेम एज इट इज वही सारी चीजें, धैर्यवती, निर्लोभी, वीरांगना, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि बनवीर का चरित्र चित्रण करो, तो सेम फिर वही आ गया। मतलब जो हमने पढ़ा, वो जो मैंने वहां पर आपको पढ़ाया था ना, वो एज ए क्वेश्चन वाइज ही मैंने इसीलिए पढ़ाया था, ताकि आपका क्वेश्चन भी साथ साथ में तैयार हो जाए और टॉपिक भी तैयार हो जाए, ठीक है। चलिए, इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है दीपदान एकांकी के आधार पर सोना का चरित्र चित्रण, तो वो भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूं, ठीक। इसके बाद सामली तथा कीरत बारी के विषय में एक एक अनुच्छेद लिखिए, ये आएगा नहीं, मैं आपको बता दूं एग्जाम में इन दोनों का चरित्र चित्रण आएगा नहीं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का परिचय देते हुए उनके कृतित्व का, ये तो बिल्कुल ही नहीं आएगा, इसको छोड़ दो। दीपदान एकांकी का उद्देश्य स्पष्ट करिए, तो सेम वही कथा वस्तु से लाइन आ जाएगी। और दीपदान एकांकी में कौन सा स्थल आपको सबसे प्रिय लगता है, जब वह उसको जवाब देती है और उसको मार दिया जाता है तो वो बहुत कठिनदायक लगता है, तो वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। पन्ना उदय सिंह की शैया पर चंदन को क्यों सुला देती है, ताकि वो उदय सिंह को बचा सके। दीपदान उत्सव का आयोजन किसके लिए और क्यों किया गया था, तो भैया बनवीर जी ने करा था और वो उदय सिंह को मारना चाहता था, इसलिए उसने ये आयोजन किया था, ठीक है। बनवीर द्वारा उदय सिंह के विरुद्ध रचे जाने वाले षड्यंत्र का आभास पन्ना को कैसे हुआ, तो पन्ना को षड्यंत्र की पुष्टि 3 बातों से हुई। जब सोना ने पन्ना को बतलाया कि बनवीर कह रहा है कि महल में धाय मां अरावली पहाड़ बनकर बैठ गई हैं। जब सोना पन्ना से बार बार दीपदान उत्सव में कुंवर को भेजने का आग्रह करती है और अंधेरी रात्र दीपोत्सव के रास रंग का आयोजन, सभी लोगों का जमाव, कुंवर सिंह का बुलावा, ये सभी बातें उसको थोड़ा सा अटपटी लगती हूँ और वो क्या कर समझ जाती है कि कुछ ना कुछ लोचा तो है, ठीक है। दीपदान एकांकी के शीर्षक की उपयुक्तता सिद्ध करिए, यानी इस दीपदान एकांकी का जो शीर्षक है दीपदान, क्या बिल्कुल सही है, तो हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर पन्ना ने अपने दीपों का दान करा था, अपने कुल के दीपक बेटे चंदन को दान कर दिया था देशभक्ति के लिए, तो इसका शीर्षक बिल्कुल ही सही है, ठीक है। चंदन की हत्या कराने के अतिरिक्त और क्या क्या उपाय उदय सिंह को बचाने के लिए किए जा सकते थे, हाँ यहाँ पर अपने आप से आप ऐड करके लिख सकते हैं कि आप बनवीर की हत्या करवा सकते थे, हालांकि इसके पास इतना समय नहीं था, लेकिन अगर वो ये करा देती तो शायद उसका बच्चा बच जाता। उदय सिंह और सोना को बार बार आग्रह करने पर भी पन्ना दीपदान के उत्सव को क्यों नहीं देखने जाने देती है, क्योंकि उसे संशय होता है, शक होता है कि कुछ ना कुछ खतरा है उनकी जान को, ठीक है। पन्ना बनवीर पर कब और किसके आक्रमण करती है, पन्ना बनवीर पर कब और किससे आक्रमण करती है, तो जब बनवीर कुंवर की हत्या करने के लिए जाता है तो पन्ना बड़े धैर्य से कहती है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, और कहते हुए दूर से एक क्या उठाती है, वस्तु उठाती है और इसके ऊपर क्या करती है, अटैक करती है, यानी आक्रमण करती है, पर वो उसको बचा नहीं पाती है, ठीक है। तो ये था आपका आज का पूरा चैप्टर। अब मैं ले लेती हूँ डाउट, क्योंकि बहुत सारे बच्चे चरित्र चित्रण पूछ रहे थे मैम कैसे लिखें, अभी सबको क्लियर है, बताओ क्या क्या आएगा क्वेश्चन। मैं यहाँ पर सारांश में पहले लिख देती हूँ, फिर आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है। चलो ध्यान से सुनो। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस चैप्टर में चैप्टर का सार पढ़ना है, ठीक है। सार अपने कॉपी में जब आप नोट्स बनाएंगे, नोट्स कैसे बनाएंगे, बहुत सारे बच्चे बार बार पूछते हैं नोट्स कैसे बनाएं, ठीक है। तो आप आज से मैं क्या करूंगी ना, सारांश वाली स्लाइड पर आपको बता दूंगी नोट्स कैसे बनाने हैं, रोज आप वही करना, ठीक है। आप अपनी कॉपी में सबसे पहले सार लिखेंगे, ठीक है। दूसरा आप चरित्र चित्रण लिखेंगे, चरित्र, और आप कोशिश करेंगे कि एक एक पैराग्राफ ही लिखे, पहले पन्ना का लिखना एक पैराग्राफ, दूसरा फिर आप किसका लिखेंगे, बनवीर का लिखेंगे एक पैराग्राफ, और एक पैराग्राफ में ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 लाइनें होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है, शॉर्ट करके लिखना है आपको। फिर तीसरा किसका लिखना है आपको, बनवीर का लिख लिया, फिर आपको एक एक लाइन में, 1 या 2 लाइन में सोना का, कीरत का और सामली का, ठीक है, बस इनका कर देना है। इसके बाद आपसे तीसरी चीज आपको क्या करनी है, पहला तो ये कर लिया, चरित्र चित्रण कर लिया, ये क्वेश्चन आ जाता है, और बस हाँ इतना कर लो
फिर शीर्षक की सार्थकता कहाँ तक स्पष्ट होती है, क्या सही है। एक क्वेश्चन जो वो मैंने वहां लिखवाया है ना कि दीपदान का शीर्षक की सार्थकता कहाँ तक सही है, ये बताइए, वो आप यहाँ पर लिख लेना, वो तीसरा क्वेश्चन कर लेना है, शीर्षक की सार्थकता। बस इस चैप्टर से आपको इतना ही नोट्स बनाना है, इसके बाहर कुछ नहीं बनाना, ठीक है। क्लियर है बेटा, इतना ही आपको अपने नोट्स में लिखना है, ज्यादा कुछ मत लिखना, इतना ही आपको एग्जाम में करके भी आना है। अब मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया आपको कि समीक्षा करो, तो समीक्षा करने में आप कैसे लिखेंगे, एक पैराग्राफ में आप क्या लिख देंगे भाई, सबसे पहले सार लिख देंगे और दूसरे पैराग्राफ में चरित्र थोड़ा थोड़ा सबका बता देंगे, अगर समीक्षा करने के लिए आता है तो। नहीं तो अगर आपको केवल सार पूछता है तो सार बताओ, चरित्र पूछता है तो चरित्र बताओ। हाँ, पन्ना का चरित्र थोड़ा सा आप ज्यादा लिखिएगा, मतलब आप एटलीस्ट उसमें 4 से 5 लाइन लिख लीजिएगा, क्योंकि अगर हो सकता है डिटेल में क्वेश्चन आ जाए, डिटेल में सिर्फ चरित्र पूछ लिया जाए पन्ना का, तो आप आगे पीछे की थोड़ी सी कहानियां जोड़कर पन्ना का चित्रण जरूर डिटेल से लिख लेना, ठीक है। ठीक है बेटा, क्लियर है, क्योंकि इसी का जीवन परिचय थोड़ा बड़ा बनेगा भी, बाकी सोना का, किरत का, सामली का छोटा छोटा बनेगा। क्लियर है। अब इसके ऊपर डाउट पूछो अगर किसी को डाउट है तो। हाँ, मैं शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी बेटा, क्लास के एंड में कर दूंगी। हाँ राखी, सबका चरित्र चित्रण हेडिंग डालकर लिखना है, ठीक है। आप ऐसे लिखेंगे, पन्ना का चरित्र, फिर आगे एरो करके लिखा, फिर कीरत का, बनवारी का कह रही हूँ, बनवीर का, सोना का, ऐसे, ठीक है। बताया बेटा रवि कि समीक्षा करने को आ जाए तो कैसे करना है, सबसे पहले सार लिखना, फिर थोड़ा थोड़ा सबका चरित्र बता देना, बस। साक्षी, एकांकी में तो नहीं दिया गया है बेटा, पैराग्राफ नहीं पता है अनुराग, एक छोटा सा जिसमें मतलब बोलते नहीं है 5-6 लाइंस का एक पैराग्राफ होता है, उसको बोलते हैं। सार कैसे लिखे राखी, मैंने सार दिया हुआ है, आप उसको देखना चाहे तो उससे भी लिख सकते हैं। मैम शॉर्ट नोट अपडेट नहीं किए हैं, आप शॉर्ट नोट्स देखोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। शॉर्ट नोट्स का एक सेक्शन बना हुआ है, आप देखिएगा, मैं आपको बताती चलती हूँ, ठीक है। एक सेकेंड, हमने पीडब्ल्यू का ऐप ओपन किया, फिर हम गए माय बैच में, हम आए अपने बैच के अंदर जो कि है हमारा नीव यूपी बोर्ड। अब हम आए इसके हिंदी के सेक्शन में, एक सेकेंड, अब आ गए हम स्टडी मटेरियल पे, ओके, चैप्टर्स पे गए, नोट्स कहाँ चले गए, हाँ ये रहे, ये देखो नोट्स यहाँ पर सारा अपडेट है, देखिए आप लोग आई थिंक देख नहीं रहे हैं, देखो मैंने कहाँ पर चेक करा है इसे, देखिए आप जब सेक्शन को ओपन करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपने मैंने मंत्र चैप्टर खोला, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको, मैंने मंत्र चैप्टर को ओपन करा, ठीक है। ओपन करने के बाद वहां नोट्स का सेक्शन आ रहा है, आप ऊपर देखिएगा शॉर्ट नोट्स का एक सेक्शन आ रहा है, आप उस पर क्लिक करेंगे आपको नोट्स आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर हम आ जाएं
छंद में, तो छंद का भी आ गया है बेटा, ये देखो प्रॉपर आया हुआ है। आप लोग शॉर्ट नोट्स के सेक्शन पर, जहां पर लेक्चर है उसी के ऊपर देखिए शॉर्ट नोट्स का सेक्शन बना हुआ है, वहां पर अपलोड हुआ है। अलंकार का देखो, अलंकार के साथ में है, देखो अच्छे से चेक करो। दीपदान का अभी मैंने करवाया ही नहीं है। दीपदान का आपको पता है कि भाई क्लास के बाद में नोट्स अपडेट होते हैं, ठीक है, तो आप जाकर चेक करो सारी नोट्स अपडेट हो रहे हैं। मैंने तो दे दिए थे तो मुझे ऐसा लगा कहीं अपडेट तो नहीं हुए, मैंने अभी चेक करा सारे अपडेट हो रहे हैं, ठीक है, आप अच्छे से देखिए आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब सबको पता चल गया शॉर्ट नोट्स कहाँ मिलेगा, जहां आपका लेक्चर पर क्लिक करोगे, लेक्चर के ऊपर ही लगा हुआ है शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट्स पर क्लिक करो आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है बेटा। चलिए ओके, तो आज का लीडर बोर्ड ले लेते हैं, जिसमें अहम, विष्णु, आशुतोष, अभिनव, नितिन और मृत्युंजय, अमित और फिर है हर्षजीत, सिया एंड अनुष्का। बहुत अच्छा आंसर करा आप लोगों ने। बाकी ये कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, इसे आप करेंगे, प्लस टीपीबी के क्वेश्चन जरूर लगाएंगे। ओके, दूसरी चीज मैं यहाँ पर आपको बता दूं बेटा कि आप लोग को चैप्टर क्लियर है, एक बार मुझे सभी लोग बता देंगे कि चैप्टर सब कुछ क्लियर हो गया। तो कुछ चैप्टर को इतना ना बहुत ज्यादा हुआ मत बनाना, बहुत इजी आता है। एक क्वेश्चन आएगा चैप्टर से बन उठेगा, या तो वो आपसे सार पूछ लेगा या तो वो आपसे चरित्र पूछेगा, और मैं बार बार आपसे कह रही हूं या तो पन्ना का चरित्र आएगा या बनवीर का चरित्र, इससे ज्यादा किसी का चरित्र आएगा ही नहीं। दूसरा, या तो आपको केवल सार दे दिया जाएगा, सार कर दो, ठीक है, क्लियर है। दूसरी चीज क्या है, चैप्टर क्लियर हो गया, आपको शॉर्ट नोट्स का बता दिया। तीसरी, टेस्ट का मैं एक बार चेक कर लूंगी, किसी बच्चे ने बोला था तो मैं उसको एक बार टेस्ट चेक कर लूंगी, वैसे वो बिल्कुल ठीक था, फिर भी मैं एक बार, आपने बोला है तो मैं उसको एक बार चेक कर लूंगी, ठीक है। बाकी और किसी को कोई डाउट और कोई समस्या, हिंदी में और भी किसी चीज को लेकर कोई परेशानी हो रही हो, नोट्स को लेकर, नोट्स क्लियर हो गए, नोट्स कैसे बनाने हैं ये भी बता दिया आपको, तो सब कुछ अभी क्लियर है, क्लियर है बेटा। हाँ जी, नेक्स्ट क्लास में करें बेटा वीडियो कॉल, नेक्स्ट क्लास पक्का आप लोगों से हम बात करेंगे, ठीक है, नो डाउट। ओके, तो चलिए फिर आज की क्लास को यहीं पर करते हैं समाप्त, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहे, मस्त रहे, खुश रहे और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। धन्यवाद, बाय बाय।